हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 3 का जो सेट प्रश्न बच गया था, उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी शंकु का आधार का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है वो 2√3 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों, मान लेते हैं कि ये हमारा एक शंकु है जिसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। ये टोटल दिया है 4 सेंटीमीटर। ये इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है 2√3 सेंटीमीटर। ये जो दिया है यह दिया है 2√3 सेंटीमीटर तक पूछा है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाला पार्ट पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ से शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर में होता है, यानी कि एल बराबर में होता है अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। यहाँ से एल बराबर में हमारा हो जाएगा अंडर रूट का एच का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ से एल बराबर में कितना है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 और 3 12, 12 और प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि अंडर रूट का 12 प्लस 4, यानी कि एल बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो आ गया वो हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, P-4a तथा Q 2, a+4 दो बिंदु है तथा P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो -1 और 4 है। तब a का मान ज्ञात करें। कि मान लेते हैं कि P और Q दो बिंदु है जिनके निर्देशांक है -4 और a है, और एक का है 2 और a+4 है, और इनका मध्य बिंदु जो है, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है वो -1 और 4 है। तो दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटे में होता है 2। यहाँ से y का मान में दिया है a और a का मान पूछा है। यहाँ से हो जाएगा मध्य बिंदु y का निर्देशांक 4 बराबर में हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि a और प्लस a+4 और बटे में हो जाएगा 2। ये चला जाएगा इधर गुना में, यानी कि 8 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 2a प्लस में 4, यानी कि 2a बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारे से आ जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर में 3 है तो 3x² - 4x + 3 और बट्टा का x² - x + 1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है x + 1 बटा में x का मान दिया है 3। यहाँ से हो जाएगा x लघुत्तम ले लेंगे, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर में हो जाएगा 3x, क्योंकि x का लघुत्तम ले लिए और x को इधर लेकर चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान निकलना है 3x² - 4x और प्लस 3 और बटे का x² - x और प्लस का 1। तो दोस्तों, x² + 1 का मान कितना है, 3x है। यहाँ पर हो जाएगा 3x, और यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 3x² माइनस प्लस 3 और माइनस का 4x और बटे में x² + 1 का 3x और माइनस का x। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² + 1 और माइनस का 4x। तो x² + 1 का मान कितना है, 3x है, और बटा में ये हो जाएगा 2x, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 गुने में 3x और माइनस का 4x और बटे में 2x। यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 का 9x, 9x में से 4x जाएगा यानी कि 5x और बटे में हो जाएगा 2x। यहाँ से x कट जाएगा,
यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ से 5/2, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan स्क्वायर π/3 प्लस का sin स्क्वायर π/3 गुने cos स्क्वायर π/3 और माइनस का cot स्क्वायर π/2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि tan स्क्वायर π/3 यानी कि 180/3 यानी कि tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कर दिया है sin स्क्वायर π/3 यानी कि 180/3 यानी कि sin स्क्वायर 60 डिग्री और गुने में दिया है cos स्क्वायर π/3 यानी कि cos स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का cot स्क्वायर π/2 यानी कि 90 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3/4 और गुने में हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/4 और माइनस का हो जाएगा cot स्क्वायर 90 डिग्री यानी cot 90 डिग्री का मान होता है 0, तो cot स्क्वायर 90 डिग्री का मान भी हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा 3 + 3/4 16 और माइनस का 0, तो ये लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 48 और प्लस का 3 और बट्टे में 16 यानी कि 48 3 51/16 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में AM लंब है BC और AN जो है कोण A का समद्विभाजक रेखा है, तो कोण A में N की मान ज्ञात करें। क्योंकि इसका एक तो परिमेय होता है, वह परिमेय क्या है, वह परिमेय यह है कि किसी भी त्रिभुज का समद्विभाजक एवं लंब द्वारा बनाए गए कोण का मान जो होता है वह अन्य दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण A में N का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोण B और माइनस कोण C/2, तो कोण MAN बराबर में हो जाएगा कोण B का मान कितना है 65 डिग्री, क्योंकि 65 डिग्री और माइनस का कोण C का कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री और बट्टे में हो जाएगा 2, कोण MAN बराबर में हमारा हो जाएगा 65 में से 30 जाएगा यानी कि 35/2 यानी कि 17.5 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया गया है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ दिया है पहले शंकु का त्रिज्या जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे शंकु का त्रिज्या जो दिया है वह दिया है 4 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या जो दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ये, तो दोस्तों दो शंकु का आयतन जो हो जाएगा वो एक गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं और यहाँ से दोनों की ऊंचाई सेम है, H बराबर में है H। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं पहले शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई r² H और प्लस का 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू H बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई r³ यहाँ से 1/3 और पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा r1 का स्क्वायर इंटू H और प्लस का हो जाएगा r2 का स्क्वायर इंटू H और बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई r³। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r कितना है पहले का 3 सेंटीमीटर तितली के 9H और प्लस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16H बराबर में 4 गुने में r³ यानी कि 5 गुने 5 यहाँ से हो जाएगा 16 9 25H बराबर में हो जाएगा 4 गुने 5 25 5 125, ये दोस्तों कट जाएगा 25 5 125 यानी कि शंकु की ऊंचाई यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 के 20 सेंटीमीटर।
इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए यह ब्याज जो है वो 10% है और अगले 2 वर्ष के लिए यह 20% वार्षिक दर है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष यानी कि प्रथम 2 वर्ष के लिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यह दिया है 10%। तो दोस्तों इसको प्रोग्रेसिव मेथड से बना देंगे, यानी कि इसका रेट हो जाएगा 2 वर्ष के लिए x प्लस वाई और प्लस का 100 बटा में 100, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 गुने 10 और बटे में 100, ये हो जाएगा 20 और ये 2 जीरो कैंसिल आउट यानी कि 21। और दूसरा हो जाएगा 20 प्लस 20 और प्लस का 20 गुने 20 और बटे में हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा 20 से 20 40 से 4 44%। और दोस्तों इसको हम निकाल लेंगे, यानी कि 44 और प्लस का हो जाएगा 21 और प्लस का 44 इंटू का 21 बटे में 100, ये दोस्तों हो जाएगा 4 और 2 6 यानी कि 65 और प्लस का हो जाएगा 44 गुने 21 यानी कि 44 इंटू 21, ये 4 4 दूनी 8 और 4 12 के 2 हासिल है, क्या दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9.24। ये जोड़ना भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 74.24%। इसको 74.24% को 75 से गुना कर देंगे तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा। CI बराबर में हो जाएगा यहाँ से हमारा 7500 और गुने का 74.24 और बट्टे में हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि CI बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 75 इंटू में 74.24। इसको गुना करने पर कितना दोस्तों हो जाएगा, यह हो जाएगा 5568, यानी कि हमारा ब्याज जो आ गया वो 5568 रुपया आ गया, इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए बी और सी का औसत जो है वह 11 है और सी डी और ई का औसत जो है वह 17 है, ई और एफ का औसत जो है वह 22 है और ई और सी का 17 है, इनके औसत 17 है। तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत ज्ञात कीजिए, इनकी ए बी और सी का औसत कितना है, कि ए बी और सी का औसत है 11, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 33, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी का मान आ गया 33। और फिर आगे बोल रहा है सी डी और ई का औसत है 17, क्योंकि सी डी और ई का औसत जो है वह है 17, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 17 गुने 3 इनके 17 या 51, इनके सी प्लस डी प्लस ई का योग आ जाएगा 51। और फिर आगे बोल रहा है कि ई और एफ का औसत 22 है, यानी कि ई और एफ का औसत जो है वह 22 है। तो ई और एफ का योग कितना हो जाएगा, ई और एफ का योग हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि ई प्लस एफ बराबर में आ गया 44। और आगे बोल रहा है कि ई और सी का औसत जो है वह 17 है, ई और सी का औसत जो है वह 17 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका योग आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि ई प्लस सी का योग आ जाएगा 34। तो दोस्तों यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ से दिया है सी प्लस डी प्लस ई का 51, यानी कि सी प्लस डी और प्लस ई का दिया है 51 और यहाँ पर दिया है ई प्लस सी का 34, यानी कि ई और प्लस सी प्लस डी बराबर में 51, यहाँ से ई प्लस सी का दिया है 34, यहाँ से हो जाएगा 34 प्लस डी बराबर में 51, डी बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा 51 माइनस का 34, डी बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 34 और 7 41 और 10 51, डी बराबर हमारा आ गया 17। और ए बी सी कितना है 33 है, इनका योग निकाल देंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ का योग हो जाएगा ए बी सी
डी, ई और एफ का योग हो जाएगा, वो ए बी सी के कितना है 33 है, 33 और प्लस का हो जाएगा डी का कितना है 17 है और ई एफ का कितना है 44 है। तो यह हो जाएगा 7 4 11 और 11 3 14 का 4 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 व 3 9, इनकी ए बी सी डी और ई एफ का योग आ जाएगा 94। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा 94 और बटा में कितना संख्या है 1 2 3 4 5 और 6 है, इनके बटे में हो जाएगा 6। ये दोस्तों कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 6, यानी कि इसका औसत आ जाएगा 15 सहित 2 बटे में 3, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर और ऑफिस की एक निश्चित दूरी स्कूटर पर तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति होने पर वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। हालांकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो उसके घर और ऑफिस के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके घर और ऑफिस के मध्य की दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर यहाँ से होता है दोनों चालों का गुणनफल। तो पहला चाल कितना है 30 है और दूसरे का चाल 40 है और बटे में दोनों चालों का अंतर 30 और 40 का अंतर 10 और इंटू में होता है टोटल टाइम मिनट देरी से यानी कि प्लस का और 5 मिनट जल्दी यानी कि 10 और 5 15 और बटे में हो जाएगा ये मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देना पड़ेगा। ये दोस्तों हो जाएगा 15 बटे में 60, यानी कि ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 30 दूनी 60 और ये 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना आ गया हमारे दोस्तों, ये आ गया 30 किलोमीटर और यही दूरी जो है वह उसके घर और ऑफिस के मध्य की दूरी है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक में पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77 बराबर में 0 है और दूसरा में है 3q स्क्वायर माइनस 25q और प्लस का 28 बराबर में 0 है। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे, पहले कथन को बनाते हैं। दिया है पहला कथन का पी स्क्वायर माइनस 18p और प्लस का 77 बराबर में 0 है। तो दोस्तों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस का 11p और माइनस का 7p और प्लस का 77 बराबर में 0। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा p माइनस 11 और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा p माइनस 11 यानी कि p माइनस 7 और p माइनस 11 बराबर में 0। यहाँ से p का 2 को माना जाएगा, ये आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 11। ये कथन एक के अनुसार। और दूसरा क्या है, दूसरा है 3q स्क्वायर माइनस 25q और प्लस का 28 बराबर में है 0। तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे, 3q स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 21q और माइनस का हो जाएगा 4q और प्लस का हो जाएगा 28 बराबर में 0। इनके यहाँ से होगा 3q कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा q माइनस का 7 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा q माइनस का 7 बराबर में 0। यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा q माइनस 7 और इंटू में आ जाएगा 3q माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ से q का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा एक 7 आ जाएगा और एक आ जाएगा 4 बटे में 3, यानी कि p का मान जो है वो q के मान से बड़ा या बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को निश्चित दिनों में कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए उसको 5750 रुपया मिलता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित होने की वजह से उन्हें 5000 रुपये ही मिल पाता है। तो उनकी एक दिन की अधिकतम संभावित मजदूरी कितनी है। दोस्तों यहाँ से दिया है अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है एसीएफ, यहाँ से एसीएफ निकाल देंगे क्योंकि अधिकतम संभावित मजदूरी हो जाएगा अधिकतम संभावित मजदूरी बराबर में हो जाएगा 5750 और
5000 का ACF। तो दोस्तों इन दोनों कैल्शियम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 250, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका 5 कॉलेजों में 3 विषयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो इसके अनुसार पहला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। यानी कि कॉलेज बी में विज्ञान विषय को अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत जो है वह है, विज्ञान में कॉलेज बी में कितना है लड़का, 350 है, क्योंकि 350 और टोटल विद्यार्थी कितना है कॉलेज बी में, वह है 350 प्लस 400 प्लस 450, यानी कि टोटल विद्यार्थी है 1200 और गुने में हो जाएगा 100। ये दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 17 दूनी 34 और ये 5 दूनी 10 और ये दोस्तों कट जाएगा 6 दूनी 12 5 यानी कि 55, ये 9 छक्के 54, 80 लेग यानी कि 6 एकम 6, बचा कितना 4 यानी कि 6 1 36, यानी कि कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वह 29.16% है, इसलिए ऑप्शन डी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सभी 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के वृत्त आरेख जो है यानी कि पाई चार्ट जो है बनाया जाता है, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से टोटल कितना है सभी 5 कॉलेजों में, वह है ए में है 300 प्लस 250 और प्लस 400 है, और बी में कितना है यह है 1200 अभी अभी हम लोग निकाले हैं, और सी में है कितना 275 प्लस का 325 और प्लस का है 250, और डी में कितना है दोस्तों, डी में है 400 प्लस का 275 और प्लस का है 300, और ई में कितना है, ई में है 275 और प्लस का 250 और प्लस का है 500। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9 यानी कि 950 ए में है विद्यार्थी, और बी में है 1200, और सी में कितना है ये हो जाएगा 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 1 8 यानी कि 850 सी में विद्यार्थी है, और डी में कितने हैं ये है 3 2 5 और 4 9 975 जो है वो डी में है, और ई में कितना है, ई में है 5 2 7 और 2 9 9 1 10 यानी कि 1025 ई में। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, ये टोटल विद्यार्थी है 0 0 0 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 7 10 5 15 15 और 5 20 का 0 हासिल 2 9 2 11 11 और 8 19 19 और 2 21 21 और 9 30 0 हासिल 3 4 और 1 5, क्योंकि टोटल विद्यार्थी जो है वो 5000 है, और इन्हीं 5000 का मान जो दिया है वह दिया है 360 डिग्री। तो एक का मान हो जाएगा 360 बटे में 5000, और पूछा है कितना का, तो पूछा है कॉलेज बी में, कॉलेज बी में कितना है 1200 है, यहाँ से 1200 पर निकाल देंगे, 1200 पे हो जाएगा 360 बटे में 5000 और गुने में हो जाएगा 1200। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और ये 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा 36 गुने में 12 और बटे में हो जाएगा 5, यानी कि 12 छक्के 72 2 हासिल 7 और 12 36 और 7 43 और बटे में हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 5 40 और 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, यानी कि लगभग का आ जाएगा 86 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। क्योंकि कुल मिलाकर विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यह है
विज्ञान में प्रथम की राशि कितना है? क्या है? 300 प्लस 350 प्लस 275 और प्लस 400 और प्लस का 275। टोटल विद्यार्थी जो है वो 300 और 3 600, 2 800 और 4 1200 और 2 1400 1400 और ये 75 75 150 150 और 1 150 और 50 200 यानी कि 1600। और वाणिज्य विषय में कितना है? वाणिज्य विषय में निकाल लेते हैं। वह है 250 प्लस 400 प्लस का 325 और प्लस का 275 और प्लस का 250, यानी कि इसका टोटल है कितना दोस्तों? इसका टोटल है 200 और 400 600, 3 900, 2 1100 और 2 1300, 1300 और 50 50 1400, 1400 और ये 1500, यानी कि वाणिज्य विषय में जो छात्र हैं वह 1500 है। तो बोला है कि विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? यानी कि यह हो जाएगा अनुपात बराबर में हो जाएगा 1600 अनुपात 1500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 16 अनुपात 15। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8.25 गुने 8.25 और प्लस का है 6.75 गुने 6.75 और माइनस का है 2 गुने 8.25 गुने 6.75 और बाटा में है 8.25 गुने 8.25 और माइनस का है 6.75 गुने 6.75। ये दोस्तों है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ऊपर में है और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होता है? यह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? यह होता है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी होता है। ये ए माइनस बी और ए माइनस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी और बटा में ए प्लस बी, यानी कि ए का जगह कितना माने 8.25। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 8.25 और माइनस का हो जाएगा 6.75 और बटे में हो जाएगा 8.25 और प्लस का 6.75। तो यहाँ से हो जाएगा 8.25 में से 6.75 घटाएंगे, क्योंकि 8.25 में से 6.75 घटाएंगे, यह दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि ये जगह 100 उधर है कि 125 और 125 में से अगर 75 घटाएंगे ये आ जाएगा दोस्तों हमारे कितना? ये आ जाएगा 50 और दशमलव में हो जाएगा ये 7 बचा, क्योंकि 7 में से 6 हो जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1.5 और बटे में हो जाएगा नीचे 8 6 14 और 1 15। तो दोस्तों ये कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा 15 बटा में 15 गुने में 10, यानी कि 15 से 15 कैंसिल आउट, 1 बटा में 10, 1 बटा में 10 का मतलब दोस्तों 0.1, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 3 बट्टा में 7 के पावर x प्लस 1 बराबर में है 343 बट्टा में 27, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया है अंडर रूट का 3 बट्टे में 7 के पावर x प्लस 1 और बराबर में दिया है 343 और बट्टे में 27। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, अगर रूट का हटाएंगे तो 1/2 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, यानी कि 3 बट्टे में 7 के पावर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू का 1 बट्टे में 2, यहाँ से हो जाएगा 7 बट्टे में 3 का क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 बट्टे में 7 के पावर x प्लस 1 बट्टे में 2 और बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा, और इसको हम पलट कर लिखेंगे, ऊपर जाएगा माइनस, 3 बट्टे में 7 के पावर हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि 3/7 और 3/7 कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 बट्टे में 2 बराबर माइनस का 3। ये दोस्तों 2 भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 6, x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 7, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक P 3 4, Q 7 4 और R 3 8 है। तो समकोण P पर है तो त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों मान लेते हैं कि पी क्यू आर हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि पी समकोण है क्यू और आर है। पी का निर्देशांक दिया है 3,4 का दिया है 7,4 और आर का दिया है 3,8। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है वह समकोण पर ही होता है क्योंकि इसका लंब केंद्र का निर्देशांक जो हो जाएगा लंब केंद्र का निर्देशांक जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3,4। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है सेट नंबर 4 में। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।